क्या फेक न्यूज़ पर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है या सरकार सोशल मीडिया का नियंत्रण करना चाहती है? क्या नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट को अब सेंसर किया जाएगा या फिर सोशल मीडिया और ओटीटी सेवाओं के लिए बनाए गए दिशा निर्देशों के कुछ और ही मायने हैं? इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपको देंगे। यह पहली बार है जब भारत में समाचार वेबसाइटों, सोशल मीडिया और ओटीटी सेवाओं के लिए दिशा निर्देश बनाए गए हैं। सरकार का कहना है कि इन नियमों के पीछे मंशा इंटरनेट पर आम लोगों को और सशक्त बनाने की है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया मंचों पर निगरानी और डिजिटल मीडिया और स्ट्रीमिंग मंचों को कड़े नियमों में बांधने की अपनी योजना का अनावरण किया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस नियम 2021 के नाम से लाए गए दिशा निर्देश देश के टेक्नोलॉजी नियामक क्षेत्र में करीब एक दशक में हुआ सबसे बड़ा बदलाव हैं। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस नियम 2011 के कुछ हिस्सों की जगह भी लेंगे। इन नए निर्देशों में 10 तरह के कंटेंट को सोशल मीडिया के लिए वर्जित बना दिया गया है। वो सामग्री जिससे भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा होता हो, जिससे मित्र देशों से भारत के संबंधों और पब्लिक ऑर्डर को खतरा होता हो, जो किसी जुर्म को करने के लिए भड़काती हो या जो किसी अपराध की जांच में बाधा डालती हो, ऐसे सभी कंटेंट यानी सामग्री को वर्जित कर दिया गया है। इसके अलावा इस तरह की सामग्री को भी वर्जित कर दिया गया है जिससे किसी की मानहानि होती हो, जिसमें अश्लीलता हो, जिससे दूसरों की निजता का हनन होता हो, लिंग के आधार पर अपमान होता हो, जो नस्ल के आधार पर आपत्तिजनक हो और जिससे हवाला या जुए को प्रोत्साहन मिलता हो। गुरुवार को हुई प्रेस वार्ता में आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, बिजनेस करने के लिए सोशल मीडिया का भारत में स्वागत है। उनका अच्छा व्यापार है यहाँ, उनके यहाँ बड़ी संख्या में यूजर्स हैं और उन्होंने आम भारतीयों को सशक्त किया है। लेकिन यूजर्स को सोशल मीडिया के दुरुपयोग के खिलाफ समयबद्ध तरीके से अपनी शिकायतों के समाधान के लिए एक उचित मंच दिया जाना चाहिए। प्रसाद ने आगे जोड़ा कि सोशल मीडिया मंचों के बार बार दुरुपयोग तथा फर्जी खबरों के प्रसार के बारे में चिंताएं व्यक्त की जाती रही हैं। नए दिशा निर्देशों के बारे में आपको बताने से पहले आइए जानते हैं कि इन दिशा निर्देशों पर वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष की क्या राय है। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले को सिर्फ अकेले इस गाइडलाइन के संदर्भ में नहीं देखना चाहिए। मैं इसको थोड़ा व्यापक संदर्भ में देखना चाहता हूं और व्यापक संदर्भ यह है कि अगर आप इसको दो हिस्सों में बांटे, पिछले 2014 से लेकर अब तक मोदी जी के शासनकाल को, तो दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। 2014 से लेकर 2019 का जो शासनकाल था उसमें उन्होंने एक खास तरीके का ऑप्टिक्स, एक तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की। ये माहौल जो हिंदुत्व को लेकर ही है कि देश के अंदर हिंदुत्व की विचारधारा है और उसमें हिंदू जो है वो एक तरीके से पोलराइज हो रहा है। माइनॉरिटीज पर एक तरीके से उनको निशाना साध के, उनको टारगेट करके उनको डिमोनाइज करने की कोशिश की गई। लेकिन इसके संदर्भ में आप देख सकते हैं मॉब लिंचिंग की बहुत सारी केसेस हुए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर किस तरीके से हमला करने की कोशिश की गई, जामिया पर हमला करने की कोशिश की गई और एक माहौल जो है वो बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन 2019 में जब उनको 303 सीटें मिल गई तो उसके बाद ऑप्टिक्स से अलग हटकर उन्होंने पूरे जो सामाजिक संरचना है और जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की कोशिश की ताकि इस हिंदुत्व की विचारधारा को वो एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में लाके रख सके, जिसमें आप धारा 370 को निष्क्रिय करने की बात हो सकती है, जिसमें सीए कानून आता है, जिसमें तीन तलाक की बात आती है। तो ये बुनियादी तौर पर जो सामाजिक और जो संवैधानिक संरचना थी उसमें बदलाव की कोशिश थी। यानी कि एक तरीके से हिंदुत्व की विचारधारा को संवैधानिक सामाजिक स्वीकृति देने की कोशिश उनकी तरफ से हुई है। यह बुनियादी फर्क मैं 2014-2019 के बाद देखता हूं। जब इस गाइडलाइन को अगर मैं उसी संदर्भ में देखने की कोशिश करता हूं, मेरा अपना मानना यह है कि यह एक और कोशिश है उस संरचना को और उस भारतीय व्यवस्था को उस दिशा में एक कदम और ले जाने के, जिसको आप हिंदू राष्ट्र की दिशा में कह सकते हैं। आइए जानते हैं सोशल मीडिया और ओटीटी के लिए कौन से नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सोशल मीडिया कंपनियों को आम लोगों से शिकायत मिलने पर 24 घंटे में उसे दर्ज करना होगा और 15 दिनों के अंदर उस पर कार्रवाई करनी होगी।
इसके लिए सोशल मीडिया कंपनियों को एक शिकायत निवारण अधिकारी और एक अनुपालन अधिकारी भारत में ही नियुक्त करना होगा। किसी अदालत या किसी सरकारी संस्था से वर्जित सामग्री को हटाने का आदेश जारी होने के 36 घंटों के अंदर सोशल मीडिया कंपनी को उस सामग्री को हटाना होगा। सोशल मीडिया कंपनियों को हर एक महीने में एक रिपोर्ट भी छापनी होगी, जिसमें उन्हें बताना होगा कि उन्हें कितनी और कौन सी शिकायतें मिलीं, उन पर क्या कार्रवाई की गई और कंपनी ने खुद भी किसी वर्जित सामग्री को हटाया या नहीं। सोशल मीडिया पर फैल रहे उपद्रवी संदेश या पोस्ट को सबसे पहले किसने भेजा, इसकी पहचान सोशल मीडिया कंपनी को करनी होगी और उसके बारे में जांच एजेंसियों को बताना होगा। लेकिन साइबर विशेषज्ञों का डर है कि इसके लिए कंपनियों को उनकी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन वाले प्रोटोकॉल को तोड़ना होगा, जिससे सरकार द्वारा नागरिकों पर कड़ी निगरानी का रास्ता खुल जाएगा, जिसके बेहद घातक परिणाम सामने आ सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा नियमों का पालन न करने पर 3 साल से 7 साल तक की जेल और 2 लाख से 10 लाख रुपयों तक के जुर्माने का प्रावधान है। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम जैसे OTT सेवाओं को अपने कार्यक्रमों को उम्र के आधार पर 5 श्रेणियों में डालने के लिए, अपने यूजरों की उम्र मालूम करने के लिए और एडल्ट कार्यक्रमों को बच्चों की पहुंच से परे कर देने के लिए कहा गया है। समाचार वेबसाइटों को प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए पहले से बने हुए नियमों का पालन करना होगा। इसे सुनिश्चित करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय एक समिति भी बनाएगा। डिजिटल न्यूज़ पोर्टल्स को जल्द ही अपने संपादकीय प्रमुख, स्वामित्र, आधिकारिक पते और नामित अधिकारी और अन्य संबंधित जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को उपलब्ध करानी होगी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सूचना एवं प्रसारण सचिव अमित खरे का कहना है कि सरकार ने ऑनलाइन न्यूज़ मीडिया परिदृश्य का खाका तैयार किया है। उन्होंने कहा, मौजूदा समय में सरकार के पास अभी पूर्ण तस्वीर नहीं है कि अभी इस सेक्टर में कितनी मीडिया संस्थाएं हैं और वे कौन कौन हैं। अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको उनके ऑफिस के पते और एडिटर इन चीफ आदि से जुड़ी बुनियादी जानकारी नहीं मिलती। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय जल्द ही एक फॉर्म जारी करने जा रहा है, जिसे सभी डिजिटल न्यूज़ आउटलेट को 1 महीने के भीतर भरकर जमा करना होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को डिजिटल मीडिया संस्थानों के बारे में पूर्ण जानकारी की कमी का हवाला देते हुए कहा कि इस संबंध में पूर्ण जानकारी नहीं होने की वजह से नए दिशा निर्देशों को जारी करने से पहले उनसे किसी तरह का विचार विमर्श नहीं किया गया। हालांकि खरे ने कहा कि अगर सरकार के पास न्यूज़ वेबसाइट की पूरी जानकारी होती भी तो इसकी थोड़ी बहुत ज़रूरत होती ही, क्योंकि वेबसाइटों से उन्हीं स्थापित कोड का पालन करने की उम्मीद है जिसका प्रिंट और टीवी पहले से ही पालन करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें नहीं लगता कि किसी को इससे ऐतराज़ होगा, उन पर किसी तरह का नया दायित्व नहीं होगा। बता दें कि नए दिशा निर्देशों के तहत डिजिटल न्यूज़ आउटलेट को केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट के तहत प्रोग्राम कोड और भारतीय प्रेस परिषद पत्रकारिता संहिता के नियमों का पालन करना होगा, जो व्यापक तौर पर टीवी और प्रिंट मीडिया के कंटेंट पर निगरानी रखता है। डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए सरकारी निगरानी तंत्र स्थापित करने की जरूरत के बारे में पूछने पर खरे ने कहा, भारतीय प्रेस परिषद प्रिंट मीडिया की देखरेख करता है। डिजिटल मीडिया के लिए पहले ऐसी कोई संस्था नहीं थी। अगर भविष्य में कोई होगी तो इस तरह की समिति की जरूरत नहीं होगी। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ की भरमार है। यह फेक न्यूज़ दंगा भड़काने से लेकर किसी की जान तक ले सकती है और लेती भी है। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। ऐसे में फेक न्यूज़ को लेकर नियम बनाया जाना बेहतर कदम है, मगर यह कदम सरकार द्वारा तब उठाया गया है जब सोशल मीडिया पर सरकार की बड़े स्तर पर आलोचना की जा रही है। सरकार का सबसे अधिक विरोध सोशल मीडिया पर ही किया जा रहा है। ऐसे समय में बनाए गए दिशा निर्देश बहुत सारे सवालिया निशान खड़े करते हैं। मसलन, क्या सरकार इन नए दिशा निर्देशों के माध्यम से चीज़ों को अपने नियंत्रण में लेना चाहती है? क्या नागरिकों को अपना प्रतिरोध दर्ज करने के लिए अब और भी संकुचित मंच उपलब्ध होगा? बहरहाल इन तमाम सवालों के जवाब तो वक्त के साथ ही पता चलेंगे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।